जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी विषय के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है मानव के प्राथमिक क्रियाकलाप, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः 5 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला, मानव क्रियाकलाप क्या है। दूसरा, मानव क्रियाकलाप के प्रकार क्या हैं। तीसरा, प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। चौथा, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाले जो मुख्यतः 2 पॉइंट है, आखेट और संग्रहण, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन दोनों टॉपिक से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं या जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए बारी बारी से इन सभी टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मानव क्रियाकलाप क्या है। मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई कार्य करता रहता है। मानव द्वारा जीवन यापन करने के लिए की जाने वाली इन्हीं क्रियाकलापों को मानव क्रियाकलाप कहते हैं। अर्थात मानव अपने जीवन यापन के लिए जो भी कार्य करता है उसे मानव क्रियाकलाप कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो है मानव क्रियाकलाप के प्रकार। प्राचीन काल से लेकर आज तक मानव अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ भी करता आया है, उन सभी क्रियाकलापों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मुख्यतः हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसे प्राथमिक क्रियाकलाप कहते किसे हैं। मानव द्वारा जीवन यापन हेतु की जाने वाली ऐसी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होकर होती है, प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाती है। ऐसे क्रियाकलाप पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब होता है कि मानव को वह क्रियाकलाप जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होकर होता है, उसे हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। अब देखते हैं इस प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत मुख्यतः 7 कार्य आते हैं, जैसे कि आखेट, जिसको कहते हैं शिकार करना। दूसरा, संग्रहण, जिसको कहते हैं इकट्ठा करना। पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन। तो ये मुख्यतः 7 प्राथमिक क्रियाकलाप है। आज की इस वीडियो में मुख्यतः हम लोग आखेट और संग्रहण पर चर्चा करेंगे। आइए विश्व मानचित्र की मदद से देखते हैं कि आखेट और संग्रहण का कार्य कहाँ कहाँ हो रहा है। ये विश्व मानचित्र है। इस विश्व मानचित्र में आप जो बीच की जो रेखा देख पा रहे हैं, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.1/2 डिग्री को दक्षिण को बोलते हैं मकर रेखा। तो इन दोनों रेखाओं के बीच यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो स्थान है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध, और इसके ऊपरी और उसके निचले हिस्से को कहते हैं शीत कटिबंध। तो इन क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी जनजातियां बसती है जिनका प्राथमिक क्रियाकलाप आखेट और भोजन संग्रह है। इसके बारे में हम डिटेल में और आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसे जो आखेट और जो संग्रहण का कार्य है वो कहाँ हो रहा है। तो जैसे कि मैंने मैप में आपको बताया कि ये उष्ण कटिबंध और शीत प्रदेशों में हो रहा है। अब यहाँ कारण क्या है, इस यहाँ के जो लोगों का जो प्राथमिक क्रियाकलाप है वो आखेट और संग्रहण ही है। इसके अलावा वो कोई और कार्य क्यों नहीं करते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, से उष्ण कटिबंध में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वहीं शीत कटिबंध में भयंकर सर्दी पड़ती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होता है। तो इस तरह के भौगोलिक वातावरण के कारण वहाँ के लोग आखेट और संग्रहण पर निर्भर रहते हैं अपने जीवन यापन के लिए। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो मलेशिया के सेमांग और सुमात्रा के कुपुस जाति पूर्णतः आखेट, कंदमूल और फल पे आश्रित होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जैसे कि उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली, और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र जैसे कि अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण एशिया के कुछ भाग में मानव का प्राथमिक क्रियाकलाप आखेट और भोजन संग्रह है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि आखेट और भोजन संग्रह का कार्य कहाँ कहाँ हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, और विश्व स्तर पे किन किन देशों में आज भी कुछ जनजातियों का मुख्य क्रियाकलाप आखेट और संग्रहण है। तो आइए कुछ जनजातियों को देख लेते हैं जो विश्व स्तर पे कई देशों में पाए जाते हैं जिनका मुख्य क्रियाकलाप आखेट और भोजन संग्रह है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो बद्दू नाम की जो जनजाति है वो अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में पाई जाती है, जो कि घुमंतु होते हैं, और उनका भी जो मुख्य क्रियाकलाप है वो आखेट और भोजन संग्रहण होता है।
इसी तरह बाईं तरफ में आप जो भी देख पा रहे हैं ये जनजातियां हैं जो इन सब देशों में पाई जाती हैं, जिनका मुख्य क्रियाकलाप आखेट और भोजन संग्रहण है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आज की इस आधुनिक युग में क्या ये जो जनजातियाँ हैं ये आज भी हैं, और दूसरा सवाल ये आता है कि क्या इन जनजातियों का मुख्य क्रियाकलाप आज भी आखेट और संग्रहण है। तो आपको बताते चले कि जब रूस, अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड द्वारा ध्रुव प्रदेशों में हवाई अड्डा खोल दिया गया तो इससे क्या हुआ कि इन सब प्रदेशों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ दिया गया, जिसके कारण आधुनिक परिवर्तन अब देखने को मिलता है। अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण बहुत सारी गतिविधियां शुरू हो गई। जैसे कि अगर हम बात करें यूरोप और कनाडा में तो 60 डिग्री अक्षांश के पास के जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पर बहुत कम समय में गेहूं की खेती की जाती है। इसी प्रकार अलास्का से पेड़ों को काटकर लकड़ी और कागज उद्योग का कच्चा माल निर्यात किया जाने लगा है। साथ ही साथ सोना, चांदी और यूरेनियम का भी निर्यात होता है। रूस में रेडियर के मांस का उपयोग एवं निर्यात होता है। रेडियर एक प्रकार का जीव है जो कि रूस में पाया जाता है, जिसके मांस का उपयोग भी हो रहा है, साथ ही साथ उसका निर्यात भी हो रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें बैफिन से लोहा का और स्पीट्सबर्गेन से कोयला का निर्यात हो रहा है। रूस के उत्तर के द्वीप नोरिस्क से तांबा, निकेल, कोयला, कोबाल्ट का उपयोग हो रहा है। साथ ही साथ इसका अन्य देशों में निर्यात भी हो रहा है। इसके अलावा औषधीय पौधे की छाल, पत्तियां और वृक्ष में कुछ प्रारंभिक क्रियाएं करके बाजारों में इसको बेचा जाने लगा है, जैसे कि कुनैन, टैनिन, कॉर्क, दवाइयाँ, सौंदर्य प्रसाधन, रेशम, नारियल के तेल, रबर, बलाटा, गोंद, रेजिन और इमारती लकड़ी प्रमुख निर्यात के सामान हो गए हैं। तो ये संभव कब हुआ, जब ध्रुव प्रदेशों में इन सब देशों के द्वारा हवाई अड्डा जब खोला गया तो इससे क्या हुआ से जो पिछड़ा हुआ जो प्रदेश था उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ दिया गया, जिसके कारण आखेट और संग्रहण का व्यापारीकरण हो गया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये आने लगी कि जानवरों का शिकार बढ़ गया, जिससे जानवरों को मारकर उसके चमड़े और हड्डियों को निर्यात होना शुरू हो गया। इससे बहुत सारे जानवरों की प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर आ गई। इसलिए भारत सहित कई देशों की सरकार ने आखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आज भी इन प्रदेशों में बसने वाली जनजातियों का मुख्य क्रियाकलाप संग्रहण है। चलिए आखेट और संग्रहण से संबंधित जो सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है वो है रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें कौन है। इसका सही जवाब है याकूत। इसी से मिलता जुलता सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जहाँ पर केवल आपका देश का नाम चेंज होगा और आपसे पूछा जाएगा कि उस देश में रहने वाली आदिम जातियाँ कौन सी हैं। तो आपको विभिन्न देशों में रहने वाली जो आदिम जातियाँ हैं उसके नाम और उस किस देश में रहती हैं उसको याद करके रखना पड़ेगा। दूसरा जो सवाल है वो है रेडियर नामक जो जीव है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो रेडियर नामक जीव टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। तीसरा सवाल है इनमें कौन आदिम जाति यूरोप महाद्वीपों में रहती है। तो इसका सही जवाब है लैब। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल है कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। तो इसका सही जवाब है एस्किमो। और पांचवा और अंतिम सवाल है विश्व के किन भूभागों में मानव की प्राथमिक क्रियाकलाप संग्रहण है। तो इसका सही जवाब है उष्ण और शीतकटिबंध। तो ये मुख्यतः 5 सवाल मैंने आपको उदाहरण के तौर पे दिखाया है जो आखेट और संग्रहण से पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।